हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज की वीडियो में हम फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस किया गया है इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, पावर किस तरह से डिवाइड होती है और इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म अडॉप्ट किया गया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट। और ये सारी चीजें आप पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट लिस्ट स्टेट्स के लिए है और कॉन्ग्रेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है। अब इसमें हम ये करेंगे कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया है, कैसे उसको अप्लाई किया गया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे दिया गया कि फेडरलिज्म अडॉप्ट करना है, पर जरूरी नहीं है कि उसमें जो लिख दिया गया है उसी से ही फेडरलिज्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रियल सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्री में क्या नेचर है, वो पार्टीज किस तरह से काम करती हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहां विभिन्न धर्मों और जाति और भाषा के लोग रहते हैं, उनको एक साथ लाना, डाइवर्सिटी जो है उसको एकोमोडेट करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट फर्स्ट और मेजर टेस्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ही हमारी कंट्री में। लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स जो है बनाई गई। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पर कल्चर, ऑथेंटिसिटी और ज्योग्राफिकली भी स्टेट्स बनाई गई 1947 के बाद। और इन स्टेट्स के नाम है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो सबसे पहला जो स्टेप है या टेस्ट है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। स्टेट्स ने अपनी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की डिमांड रेज की। तो कुछ नेशनल लीडर्स थे, वो डर रहे थे कि इससे हमारी कंट्री में जो यूनिटी है वो खत्म ना हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाई और इस तरह से बनाई कि सब लोग ज्यादा यूनाइटेड होकर रहे। सेकेंड टेस्ट जो है वो था आपका लैंग्वेज पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हिंदी पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी, परंतु हिंदी जो है केवल 40% इंडियंस की मदर टंग है, मातृभाषा है। इसलिए बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी था। हिंदी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज में लाया गया है। कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इनमें से किसी भी भाषा को ऑप्ट कर सकता है, किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए 1965 में स्टॉप कर दी गई थी। पर जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोलती, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, उन्होंने इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए डिमांड की। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में वायलेंट शुरू हो गया, मूवमेंट शुरू हो गया, लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने दी जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करने की परमिशन दे दी। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ये बताती है कि जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कंट्री में जो है यूनिटी लाना चाहते हैं, यूनिटी रहे, कोई एक स्टेट लैंग्वेज के बेस पर बगावत ना कर दे। इसलिए इस तरह की पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट किया गया। सेंटर स्टेट रिलेशन, restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Restructuring का मतलब है कि
पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट इस तरह से किया गया कि सेंटर के अलावा स्टेट को भी उतनी ही पावर्स मिले जिससे स्टेट का वो ठीक तरह से शासन कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग जो की गई है वो किस तरह से काम करती है, डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं और जो लीडर हैं वो किस तरह से इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। अगर सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी की सरकार होती है तब तो अरेंजमेंट करना आसान होता है, पर जब सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार है, स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। 1990 के बाद इसलिए कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। 1990 का पीरियड जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं डिफरेंट स्टेट में आगे आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसलिए इस एरा को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, इट मींस किसी एक भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, और जब क्लियर मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिलती तो कुछ पार्टी मिलकर अलायंस बना लेती हैं। अलायंस मींस मिल जाती हैं और सेंटर में सरकार चलाती हैं। इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट के ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, और इस तरह की पावर शेयरिंग या फेडरल पावर शेयरिंग आज के समय में ज्यादा इफेक्टिव है। ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीयकरण, पावर का विकेंद्रीकरण करना। तो डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन उसको कहते हैं जहां पावर सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकार होती है, पर इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में 2 टायर से काम नहीं चल सकता था, इसलिए 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया गया और पावर सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी गई, जिसे 3rd टायर कहा गया। तो मैंने आपको मीनिंग बताया ही था, यहां लिखा हुआ है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट and given to local government, it is called decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे सरकार का मेन उद्देश्य क्या था, क्या आइडिया था जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई? सबसे पहला बेसिक आइडिया क्या था कि लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स और इश्यूज बहुत ज्यादा थे और होते भी हैं, और जो लोकल लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। स्टेट में बैठे हुए लोग या एमपीज, उनको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोकल लोग ये जानते हैं कि मनी को कहां और किस तरह से एफिशिएंटली एलोकेट करना है और उसको खर्च करना है, और साथ ही साथ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है डिसीजन मेकिंग में लोकल लोगों का, जिससे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इफेक्टिवली वो काम करती हैं लोकल एरियाज में। डिसेंट्रलाइजेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया और पावर को विलेज लेवल पर और टाउन लेवल पर डिसेंट्रलाइज किया। विलेज में पंचायत बनाई गई और अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप किया गया। पर ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में थी, इलेक्शन भी इनके रेगुलरली नहीं होते थे, लोकल गवर्नमेंट के पास अपने पावर और रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं थे, उनको स्टेट पर डिपेंड करना पड़ता था। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, जिससे 3rd टायर मींस लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। ये चेंजेस क्या थे, ये अमेंडमेंट क्या था? सबसे पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का रेगुलर इलेक्शन
मैंडेटरी कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया, जो पहले नहीं होता था। रेगुलर इलेक्शन जो है वो होने शुरू हो गए। सेकंड है कि सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। एसटी और एससी और ओबीसी के लिए सीट्स जो है एग्जीक्यूटिव हेड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो है वो रिजर्व कर दी गई। 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व करी गई। इसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, हर स्टेट के अंदर, जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। स्टेट गवर्नमेंट की सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए। जो सब्जेक्ट्स पावर और रेवेन्यू सोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज को दिए गए, ये स्टेट्स टू स्टेट वेरी कर रहे थे। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहा गया। हर विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेज में ग्राम पंचायत बनाई गई, पंच और सरपंच बनाए गए, और ये दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन जो उस वार्ड में रहती है या विलेज में रहती है, उनके द्वारा इनको चुना जाता है। ग्राम पंचायत डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज के लिए, और ये पंचायत जो है ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जो वोटर्स हैं, जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, वो सभी लोग इसके मेंबर होते हैं। और साल में 2 या 3 बार ये अपने एनुअल बजट को अप्रूव कराने के लिए मिलते हैं, और परफॉर्मेंस किस तरह से ग्राम पंचायत ने काम किया है और क्या क्या काम करना है उस क्षेत्र के विकास के लिए, इस सब चीजों को वो डिसाइड करते हैं। अब आगे ग्राम पंचायत जो है पंचायत समिति बनाती है, ब्लॉक लेवल पे है, मंडल लेवल पर है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कुछ ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति बनाती हैं, और उसे ब्लॉक भी कहते हैं और उसे मंडल भी कहा जाता है। इसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पंचायत के मेंबर्स ही होते हैं, उनके द्वारा ही इसको इलेक्ट किया जाता है। ऑल द पंचायत समितिस और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद बनाते हैं, और जिला परिषद के ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। जिस तरह से गांवों में पंचायत समिति, ग्राम सभा ये सब बनाई जाती हैं, उसी तरह से अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप किया गया। म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें इलेक्टेड बॉडीज ही होती हैं, वो ही कंट्रोल करती हैं, और जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर को मेयर कहा जाता है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? What is the need of decentralization? What were the amendment made in the Constitution in 1992 for decentralization of power? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। आइडिया क्या था डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करने का, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट में कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से डेमोक्रेसी में चल रही है। There are now about 36 lakhs elected representatives in the panchayat and municipalities all over the country. और ये इनका म्युनिसिपैलिटीज को और पंचायत के इतनी संख्या में है कि ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। पर इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो वहां पर सक्सेसफुली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं।